नमस्कार। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद आप पार्टी के नारायण दास गुप्ता जी। नारायण दास गुप्ता जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुप्ता जी, आपसे एक बड़ा सवाल। आप पार्टी ने एक वर्जन दिया है कि 500 रुपये का पर्ची कटा के और 5 लाख का बिहार के लोग इलाज करा के ले जाते हैं। क्या इस देश में बाहर के लोगों का इलाज कराने का हक नहीं है? देखिए, मैं बताता हूँ। एक तो 500 रुपये की पर्ची नहीं है, जो कहा गया हमारी पार्टी की तरफ से, उसका तात्पर्य ये है कि हम दिल्ली में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, वो चाहे दिल्ली का रेजिडेंट है, बाहर का है, वो कोई भेदभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे आए और फ्री इलाज कराए। हम यहाँ नहीं पूछते आप कहाँ का रहने वाले हो, आप सबूत दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए। यहाँ का कोई भी आए, फ्री इलाज होता है। इंडियन होना है तो मुझे लगता है इंडियन होना ही काफ़ी है उस चीज़ के लिए। उससे भी आ रहा हूँ मैं, इंडियन होना काफ़ी नहीं है। कोई भी आदमी, क्या होता है, ये एक बाला सड़क पे किसी विदेश से आए हुए हैं, उसका दुर्घटना हो जाती है। एक हमारी सरकार ने सबसे पहले किया कि यहाँ पे कोई भी दुर्घटना होगी, वो किसी भी नियर हॉस्पिटल में जाया जाएगा, वहाँ फ्री हॉस्पिटल होगा। अगर किसी वजह से पास में हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट में भी जाएगा तो भी उसका दिल्ली सरकार उठाएगी। कहीं का भी आया हुआ है, इवन विदेश का भी आया हुआ है, कोई सड़क पे दुर्घटना हो जाए तो ये नहीं कि दिल्ली का नागरिक होना, ये पहली बार सरकार ने चलाई। दूसरा, जहाँ तक है हमारे इलाज की बात है, फ्री इलाज की बात है, ये हम अपने हॉस्पिटल में पूरा फ्री इलाज करते हैं। 10 लाख का हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो। कई बार ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिसमें कई बार हमारे डॉक्टर जो हॉस्पिटल के सक्षम नहीं होते उसको इलाज करने में, तो उसका हमने कर रखा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर कर सकते हैं उसको। और जब वो लिख के देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल को, हमारे यहाँ इसका वी आर नॉट कम्पिटेंट टू डू दिस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को, तो उसका खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाती है। एक तो ये है। दूसरा, जहाँ तक 500 का ये कहा था भी आप बाहर से आ रहे हैं, 500 रुपये का आपका सिर्फ खर्चा होगा, रेल में या बस में आप आइए या इलाज कराइए, आपका स्वागत है, आपका इलाज होगा। जहाँ तक है ये, मतलब ये है पॉलिसी। अगर ये पॉलिसी नहीं हो तो बाहर का आदमी क्यों इलाज कराने आएगा? अगर हमारी ये स्कीम नहीं हो और हम फ्री इलाज नहीं दे रहे हो तो बाहर का आदमी क्यों आएगा? हम दे रहे हैं उसमें। लेकिन किसी बात का कहने का तात्पर्य, उसका मतलब इसमें सबसे पहले देखना चाहिए कि किसी भी आदमी को, कहीं का भी है, कोई भी है, अगर उसको फ्री इलाज मिल रहा नहीं मिल रहा, वो मेन मुद्दा होना चाहिए। वो मिल रहा है हमारे हॉस्पिटल में। अब आइए, आयुष्मान, क्यों बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे? केंद्र सरकार ने एक आयुष्मान पॉलिसी चलाई जिसमें 5 लाख रुपया का है। उसमें 20 कंडीशन लगा रखी हैं। मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, उसके बाद फ्रिज नहीं होनी चाहिए, उसके बाद AC नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कंडीशन आज ये बहुत, मतलब ये किसी टाइम में लग्जरी होते थे आइटम, अब नेसेसिटी होगी सब चीज़ें। हालात को बदलते हुए देश ने भी बहुत तरक्की की है। साइकिल भी नहीं मिलता था। मैं तो गांव में पढ़ा हूँ, हमारे पूरे गांव में एक साइकिल होता था। तो आज गांव में गली गली में गाड़ियाँ खड़ी हैं। देश ने बहुत तरक्की की है, तो उस बात पे नहीं जाना चाहिए। तो वो इस संदर्भ में नहीं कहा है कि बाहर का आदमी आके हमारा इलाज क्यों करा रहा है, क्यों नहीं करा रहा। जब हम कर रहे हैं तो हम क्यों कहेंगे ऐसी बात? हम फ्री इलाज दे रहे हैं, फ्री दवाई दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं। इवन प्राइवेट में भी रेफर करते हैं। कल ही मेरे एक हॉस्पिटल ESI में हमारा एक पेशेंट था, कल मेरे पास एक पार्षद का फ़ोन आया कि उसका इलाज नहीं हो रहा है और उसको बहुत परेशानी है। तो ESI में जो MS है डॉक्टर दीपक है, मैंने उनको फ़ोन किया। उसने कहा जी मैं देख लेता हूँ, अगर हम सक्षम नहीं है तो हम रेफ़र कर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा हमारी पॉलिसी नहीं है या हम नहीं करेंगे। उसने कहा मेरे संज्ञान में नहीं थी ये बात, मैं देख लेता हूँ उसको, मुझे बेड नंबर और नाम बता दो तो हम इसको रेफ़र कर देंगे। तो इस प्रकार का जब हम कर रहे हैं, और इसमें आज तक किसी ने आगे भी नहीं कहा मुझे फ्री दवाई नहीं मिली या मुझे जगह नहीं मिली। तो इस प्रकार दूसरा एक्सीडेंट का मैंने बताया, कहीं पास के हॉस्पिटल में लीजिए, अगर सरकारी पास में नहीं है प्राइवेट में लीजिए, उसका भी हम पैसा देते हैं। तो हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आयुष्मान भारत में जैसे 5 लाख की लिमिट है, इसलिए हमने उसको लिया भी नहीं। इसीलिए आप आयुष्मान को दिल्ली में लागू नहीं होने, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं, हमें क्या जरूरत है? हम फ्री दे रहे हैं। इसमें बीजेपी आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार की कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी दिल्ली में लागू आप पार्टी जानबूझ के नहीं करा रही है। नहीं, कौन सी पॉलिसी? आयुष्मान का उनकी तो हमने तो उससे पहले लगा रखी है। आयुष्मान तो बाद में आया है। हमने फ्री ट्रीटमेंट पहले ही दे रहे हैं, फ्री दवाइयाँ पहले दे रहे हैं, कोई मतलब चार्जेज नहीं है। तो उसमें फिर उनकी आयुष्मान क्या कोई मतलब नहीं, लगा भी दे तो उसका क्या मतलब है? तो फिर तो हमें 5 लाख तक सीमित करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि 5 लाख का भी तो कहीं ना कहीं आकलन ये भी होना चाहिए, कितने आदमियों को मिला है, कहाँ मिला है, कौन कवर्ड है उसमें, कितना रुपया टोटल जो है आपका प्रीमियम में जा चुका है, आप किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी को
धनाढ्य बना रहे हैं, वो भी तो कहीं आनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। कितना प्रीमियम आज तक जा चुका है इन सब में, और कितना आपने जो है आज तक जो 5 लाख के हिसाब से कितना उसमें खर्च हुआ है, ये तो कहीं के आंकड़े आने चाहिए, हर क्वार्टरली आने चाहिए आंकड़े, तो लोगों को पता लगे भी कितना प्रीमियम जा रहा है। और ऐसे आंकड़े आप ला रहे हैं जी, ऐसे आंकड़े आप ला रहे हैं अभी आने वाले टाइम में? किसके? जो 5 लाख रुपए के आप जो बात नहीं, हमारे वो दे नहीं रहे ना आंकड़े, हम तो ले आए। अच्छा, आप ले आए। हम तो हमारे को दे, तो देखो आपने देखा होगा रोजगार के आंकड़े कहाँ दे रहे हैं। इवन पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन किया, जो हमारे मंत्री श्रम मंत्री हैं, बहुत अच्छे शरीफ आदमी, लेकिन वो घबरा गए। वो कह जी हमने जो देखा नहीं, हम देख के बताएंगे। और 5-10 दिन के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने उसको पीएफ से कनेक्ट कर दिया कि इतने हमारे अकाउंट प्रोविडेंट फंड के बढ़ गए, जिसका हमने इतनी एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी प्रधानमंत्री जी ने रोजगार पे कि कैसे कैसे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। कहते हैं इंडिया में इतने चार्टर्ड अकाउंट बन जाते हैं, साल में 5,000, 10,000, 20,000 चार्टर्ड अकाउंट, और एक चार्टर्ड अकाउंट 5 एम्प्लॉयमेंट देता है, तो 1 लाख तो ये जनरेट कर दी हमने। इस तरह से इंजीनियर बन जाते हैं, आर्किटेक्ट बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। भैया चलो कर भी रहे थे, आंकड़े तो कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड पे ले आओ। जब रिपोर्ट आई तो आपने देख ही लिया था क्या एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन थी। तो इस तरह नहीं चलता है। अच्छा, आप ये तो इसमें आइए, आज कोई सवाल नहीं उठा रहा, आप लोग नहीं उठा रहे। अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए, क्या लेके आए वहाँ से? बिल्कुल खाली हाथ आए हैं और बेइज्जती करवा के आए। कैसे? मैं पार्लियामेंट में सवाल उठाया जीएसपी का, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। उसमें क्या है, 140 कंट्री थी उसमें, 1974 में ये एक्ट बना, उसमें से हमारी कंट्री को बाहर निकाल दिया गया। जो 3-3.5% की ड्यूटी में हमें बेनिफिट था, हमारे एक्सपोर्टर को नुकसान हो गया। अब 3% तो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। आज हमारा कम्पिटेंट कौन है? तो गारमेंट्स में बांग्लादेश है, उससे हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। फिलीपाइंस है, जो हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है और जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उन पर भी इफेक्ट आया। एक्सपोर्ट की आप फिगर देखते हैं हर बार। इन्होंने जाके सवाल उठाया, हमारे मंत्री ने, पीयूष गोयल जी ने, वहाँ मीटिंग से आप 5 दिन पहले, उन्होंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, आप पहले बताइए ईरान से आप तेल लेना बंद कर रहे नहीं कर रहे, रसिया से हथियार लेने बंद कर रहे नहीं कर रहे, और बहुत चीज़ें उन्होंने लगा दी। आप इसका कहाँ तक करेंगे? तो कहने का मतलब इंटरनेशनल रूट पे हमारे लिए प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंध रह गए। उन्होंने कहा ये नहीं, आप उनको धमकी दे दी, बजाय ये बेनिफिट देने के, मान लिया जीएसपी वगैरह के बेनिफिट देने, उन्होंने ये और लगा दिया, अगर आप ईरान से तेल नहीं बंद करोगे तो सैंक्शन लग जाएंगी। तो वो भी तो बिल्कुल खाली हाथ लेके आए हैं। अब वो ठीक है, प्रधानमंत्री जी, हम तो सभी आदर करते हैं उनका, देश के प्रधानमंत्री है, और कहीं न कहीं अब वो सब बड़ा भारी रिसेप्शन हुआ, तो कि भाई बहुत बड़ी जीत करके आए हैं। वहाँ पे 50,000 आदमी इकट्ठे हो गए थे। बड़ा मुद्दा था एक कश्मीर 370 को लेकर, जिस मुद्दे को इंटरनेशनली उठाया जा रहा है, उस मुद्दे को काफ़ी हद तक हम लोगों ने संभाला। बीजेपी का कहना ये है, यूएन में जो भाषण था उसमें कहीं भी 370 मुद्दा लेके नहीं आए गए, देश को साथ ले जाने की बात की गई प्रधानमंत्री द्वारा। तो एक बड़ी चीज़ है, शांति का जो संदेश हमारे देश से जाता है, तो पीएम ने वो शांति संदेश देने की कोशिश करी पूरे यूएन के माध्यम से। तो इसमें जीत मानी जाती है, इंडिया की कूटनीति जीत मानी जाती है। शांति का है, देश को देश का अगर बड़ा फैसला था। अगर शांति को हम ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे, ये प्रधानमंत्री पहली बात नहीं शांति के, अगर शांति के दूत थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे पहले शांति का नारा उन्होंने दिया, हम विश्व में शांति चाहते हैं। कितने मतलब जो है उन्होंने ग्रुप बनाए अलग अलग, उनके समय ग्रुप बने हुए हैं, और एक शांति के दूत भी थे। और 14 अक्टूबर को उनका बर्थडे है, तो उस दिन वो कबूतर छोड़ते थे लाल किले से इधर आके, वो शांति का दूत होता है, शांति प्रतीक। हाँ, शांति का प्रतीक है वो, शांति का। तो शांति का तो नारा उन्होंने दिया, और शांति का नारे की बात नहीं, शांति की वातावरण बनना चाहिए देश में। कहाँ शांति का कूटनीतिक जीत मानी जाती है कि भैया इंटरनेशनल बिरादरी में जहाँ 370 को लेकर बड़ा हंगामा पाकिस्तान से की तरफ से उठाया गया, मुद्दे को एकदम हाईलाइट दिया गया, उसमें प्रधानमंत्री कूटनीतिक जीत हुई। देखिए सारे देश ने हिंदुस्तान सपोर्ट किया, इंटरनल मामला उसको बता के शांत किया गया। हालांकि 370 में हमने सपोर्ट किया है, ओपनली सपोर्ट किया हमारी पार्टी ने। अरविंद जी ने कहा नहीं, देश का मामला है, हमें इसको सपोर्ट करनी चाहिए, उनका आदेश था। हम तीनों सांसद थे वहाँ पे, तीनों ने सपोर्ट किया। तो लेकिन सवाल ये है कि खाली 370 हटाने से तो नहीं है, ये एक स्पेशल प्रोविजंस है। 371 भी है जो दूसरे स्टेट्स को भी बेनिफिट देता है। बिल्कुल, सब बेनिफिट, असम मेघालय, हाँ, असम मेघालय, समझे ना।
आज हर चौथे दिन तीसरे दिन कह देते हैं नेहरू जी ने बिगाड़ा काम, नेहरू जी ने बिगाड़ा काम। चलिए, उनकी एक पॉलिटिकल सोच हो सकती है, करें, लेकिन सवाल ये कि हमने देखना कि आज हमने क्या करना, आज देश के सामने परिस्थिति क्या है। पास्ट में पता नहीं किसने क्या किया है, क्या नहीं हुआ। तो आज 370 से क्या वहाँ पे ठीक है, एक कहीं न कहीं आप किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, उसमें तो देखना चाहिए, लेकिन क्या हमारी जो वहाँ की परिस्थिति है वो ठीक हुई आज के दिन? अभी तो वहाँ पे लोगों को फ्रीडम नहीं दे पा रहे, और कहीं न कहीं जो रिपोर्ट आ रही हैं, हम तो अखबार में पढ़ते हैं, वैसे तो पता ही नहीं लगता। अच्छा, टीवी वाले भी कोई खुल के कोई चीज़ नहीं कहने की पोजीशन में आज के दिन। तो नहीं, आप पार्टी तो खुल के सारी बातें कहती है, आप पार्टी तो सारी बातें खुल के कहती है। हाँ, तो हम तो कहते, लेकिन टीवी में रिपोर्ट नहीं होती ना हमारी। मैं पार्लियामेंट जाता हूँ, आपके दोस्त वहाँ खड़े होते हैं, बाइट लेंगे, मैं भाई बाइट तो ले लोगे, पर इसको बाइट को चलाएगा कौन? तो आते थे। ये नहीं लगता कि पहले आप पार्टी का जो आक्रामक रुख देखा जाता था विपक्ष के रूप में, आज की डेट में आप पार्टी विपक्ष के रूप का पूरी आक्रामक रूप गायब हो गया, दब गई है कहीं ना कहीं बीजेपी से, कहीं ना कहीं बीजेपी के नीचे शांत हो गई है, नहीं, कहीं प्रेशर में आके कहीं नहीं दबे, कहीं नहीं दबे। देखिए, आक्रामक जब होता है, जब बीजेपी का मुद्दे नहीं आप पार्टी के पास, नहीं, आक्रामक कब होता है? जब मतलब सबसे क्या हुआ, 15 फरवरी 2015 को अरविंद जी ने ओथ ली एज ए चीफ मिनिस्टर। तो उस टाइम क्या था, हमारे पास एज पर कॉन्स्टिट्यूशन डीडी हमारे पास नहीं है, पुलिस हमारे पास नहीं है, ऑर्डर हमारे पास है, लेकिन हमारे पास सर्विस हमारे पास थी, एसीबी हमारे पास थी। जो सबसे बड़ा हथियार किसी भी सरकार का होता है, एसीबी होती है, एंटी करप्शन ब्यूरो। ऑल ऑफ ए सडन जैसे फरवरी 15 में ओथ ली, और मई 15 में एक नोटिफिकेशन आ गया कि हम ये 2 पावर भी आपकी एज फार एज सर्विस कंसर्न, एज फार एज एसीबी कंसर्न, ये दे स्टैंड विड्रॉन। तो उसमें किसी को भी मतलब जो है, किसी बच्चे को भी थप्पड़ मारो, वो भी एक बार रोएगा ना, उसको आक्रामक भी कहे तो, या अपने मतलब जो है अधिकार के लिए कर रहा है, या जानना चाहता भी मुझे थप्पड़ क्यों मारा, आप समझे ना। तो एक ऐसा एकदम से सरकार ने इतना बड़ा अपना मैनिफेस्टो दे रखा है, उस पर काम करने की बात आई दिल्ली के लिए, तो कहीं न कहीं वो हुआ तो आक्रामक रूप जो है अपनाना पड़ा। लेकिन हमने ये देखा कि हमें यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, हमें जो है अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र था, स्वास्थ्य का क्षेत्र था, लोगों की पानी की समस्या थी, बिजली 24 घंटे देनी है, क्वालिटी बिजली देनी, खाली ये नहीं दी। और पूरी इंडिया में, फ्री को छोड़ दीजिए, पूरी इंडिया में, पूरे यहाँ दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है, कभी भी कंपेरेटिव रेट उठा के देख लेना। पानी जो है फ्री दे रहे हैं, और दिल्ली में हर एक बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ करता था पानी माफिया का, हाँ, वो सब खत्म करा, तक खत्म किया गया, खत्म पूरा कर दिया। अब टैंकर जो जाते हैं तो हमारे जल बोर्ड के जाते हैं, माफिया खत्म कर दिया। कहीं से आपको अब कह सिर्फ बीजेपी वालों ने तो गर्मी मटके फोड़े, लेकिन पब्लिक की कोई आवाज़ नहीं थी कि पानी नहीं मिल रहा है। और अभी भी पाइप सब जगह चले गए हैं। अब शायद हमको सबको जो है ये कहेंगे कि आप अपने अपने घर में जो है सब अपने ठूठियाँ लगवाइए और लीजिए। उसमें कहीं न कहीं जो मीटर के है कुछ अभी मीटर की, पानी के मीटर की कीमत ज़्यादा है, उसको हम सोच रहे हैं बहुत ही थ्रोवे प्राइस पे सबको मीटर दे दिया जाए। तो इस प्रकार से कौन से काम में पीछे, सड़क है, सीवर है, रोज़ आप देख रहे हो इन। और दूसरा क्या है, पानी की समस्या हम परमानेंट क्यों अभी डिपेंड कर रहे हैं जमुना के पानी पे, हरियाणा के पानी पे। अभी एक स्कीम हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस भी की है और उसका इनॉग्रेशन भी करवाया अपना जल शक्ति मंत्री से, शेखावत जी से। तो उसमें अब सोच रहे हैं कि हम जो है दिल्ली के चारों तरफ कहीं न कहीं वाटर रिजर्वायर बनाएं, और एक ये भी स्कीम बनाई दिल्ली के किनारे 1500 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके वहाँ पे पानी को रोका जाए, पानी को जल संरक्षण का वाटर, प्रधानमंत्री जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग आ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि एक स्कीम बनी, जो नए मकान बन रहे हैं उनमें नक्शा के लिए कंडीशन रखी थी भाई आप वाटर, लेकिन वो कर नहीं रहा है, वो सब ऐसे चल रहा है। तो इसे सरकार ने सोचा अगर उससे इसमें हम कामयाब हो जाते होंगे तो उसमें वाटर लेवल जो है, जो टेबल है वाटर टेबल इतनी बढ़ जाएगी, बाहर से पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 2 अक्टूबर के प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान का एक पूरा नारा दिया है कि सफाई पूरे देश में होनी चाहिए, तो आप पार्टी से सपोर्ट नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रहे, हम अपना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसमें? नहीं, उसमें बता क्या कौन सा काम उन्होंने कहा करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई 2 किलोमीटर घूमो, रास्ते में कूड़ा पड़ा उठा लो 2 अक्टूबर से। तो पब्लिक क्या पब्लिक करेगी। ये तो कह रही है आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी का पब्लिक है दिल्ली की, उन्होंने उनको मतलब जो एक तरह से उनका देखा जाता है कि एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट बनती नहीं है, हाँ, नहीं, हमें से देखिए, निकल जाता है। बनती का भी कारण अब 2 बार पहले आपके झगड़े हो एमसीडी चुके का हैं। बता देता हूँ। अभी हाल ही में एमसीडी साउथ का दिल्ली बताया था। एमसीडी में अभी दिक्कत हाँ, होना शुरू हो एमसीडी का गई है। बताया था। मैं साउथ एमसीडी का मैं एक्स ऑफिशियो काउंसलर भी हूँ। जो भी एमपी होता है वो एक एमसीडी का किसी का उसके रेजिडेंस के हिसाब से वो काउंसलर भी होता है। अभी आपको कभी मैं चार्ट दूंगा कितने फंड जो है बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में मिलते थे एमसीडी को, कितने शीला जी के टाइम में मिलते थे और कितने 5 साल में हमने दिए। आप ये कहेंगे 3-3 गुना बढ़ा दिए, पर वो क्या करते हैं, कूड़े के ढेर तो वही उठाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट तो सफाई कर्मचारी उनके अंडर आते नहीं है, जितना सिस्टम है उनके पास है। अभी बल्कि जल बोर्ड हमारे पास है, वहाँ भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं। आपने देखा पीछे कुछ लोग उतरते हुए नाले में और वो जो है मर गए। उसके लिए अभी हमने पहले 200 मशीनें खरीदी और 100 मशीनें अभी और ऑर्डर दे दी हैं, मेरे ख्याल महीने भर तक आ जाएंगी। और हमने कहा कि हर एक विधानसभा में कम से कम मिनिमम 1 मशीन होगी जो कि नालों की सफाई, किसी को नाले में उतरने नहीं दिया जाएगा बिल्कुल है। वो मशीन की कीमत भी कोई 80-90 लाख एक की, तो वो वहाँ पे दी जाएगी। और हमने जो है सफाई कर्मचारियों को इनवाइट किया कि आप अपनी एप्लीकेशन लगाइए, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो मशीन वो लेंगे वो उनकी ऑनरशिप पे उनको दे रहे हैं हम। उनकी ऑनरशिप पे दे रहे हैं, उनसे उसका बैंक का लोन करवा रहे हैं, और जो इंस्टॉलमेंट जाएंगी उसका किराया दिल्ली जल बोर्ड उससे ज़्यादा देगी, ताकि वो बैंक की इंस्टॉलमेंट भी दे दे और उसको उससे इनकम भी हो जाए। पर मेन ये नहीं कि उनकी इनकम जनरेट करने का या बैंक की नहीं, मेन ये कि क्यों कोई आदमी जो है नीचे उतरे उसमें। तो वो एक जो हमारे जल बोर्ड के उसमें आता है उस पर लिया। अब सफाई कर्मचारियों का ये देखें क्यों गंद लगा रहे हैं। आप दिल्ली में देखें जगह जगह लोग मुंह पे कपड़ा ढक के जाते हैं। और फिर आपने देखा आपके डेंगू का चल रहा है, बिल्कुल डेंगू का मतलब आइए मतलब जो है कोई उसको चैलेंज करिए कि डेंगू इतने % कम नहीं हुआ है, या मतलब जो है प्रदूषण इतने % कम नहीं हुआ है, कोई चैलेंज तो करे ना आके। आज अभी एमसीडी में क्या हुआ, अभी आप ऑड इवन का एक पूरा सिस्टम ला रहे हैं नवंबर से दोबारा ऑड इवन वाला स्टार्ट कर रहे हैं। ऑड इवन का इसलिए लास्ट टाइम देखा गया ऑड इवन का होता था, ऑड इवन का भी पब्लिक सिर्फ हरासमेंट का महसूस कर रही है। ऑड इवन का भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या है, उस टाइम नवंबर में हमारे धान कटेंगे और उसका जो भी बचेगा वो जो है पराली क्या कहते हैं वो जलेगी, उससे बढ़ता है। अगर वो मान लिया ये प्रदूषण का लेवल नहीं बढ़ा तो हम ऑड इवन नहीं लगाएंगे। वो एक प्रिकॉशनरी हमने मेजर ले लिया, और लोगों को ऐसे भी नवंबर में लगेगा नहीं लगेगा कंफर्म नहीं कंफर्म। तो अगर वो हमारा प्रदूषण ठीक रहा तो क्यों लगाएंगे। कहा भी देखे ना, वो तो प्रिकॉशनरी लोगों को अवगत करा दिया कि भाई ये सिचुएशन आ सकती है नवंबर में, तो उसलिए एकदम ना लगे भी एकदम अनाउंस कर दिया। अगर जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रदूषण लेवल उस टाइम भी मेंटेन रहे, जो डाउन है वो और डाउन जाए। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, दिल्ली गवर्नमेंट कर पंजाब के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, आपने देखा वो लेटर भी लिखे 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कि भाई आप जो है ये पराली को जलाइए मत, इसका कोई और निकालिए, इसको काट के इसके पीसेज बनाइए, और इसको कहीं ना कहीं आप जो है ईंट बनाने में और बनाने में इसका काम लीजिए इसका, या इसको कहीं ना कहीं मतलब चारा ही बना, जैसे गेहूं के बनता है ना, गेहूं की भी तो पराली निकलती है ना, उसका तूड़ा बन जाता है, भूसा जिसको बोलते हैं। तो इसी तरह इसका भी कहीं ना कहीं प्रयोग में लाइए इसको, तो इसको जलाने की बजाय खेतों में जो है। तो वो अगर नहीं हुआ तो फिर ऑड इवन क्या कोई मैंडेटरी थोड़ा लॉ में कि वो लगेगा ही, और वो लगेगा तो वो एक अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, उसमें मतलब जो है पब्लिक को कोई ऐसी बात नहीं है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की दिक्कत ना आए लोगों को। 1700 करोड़ रुपए आरबीआई से बीजेपी सरकार ने लिया, इसका क्या असर आर्थिक मंदी को लेकर निकालने में रहेगा, या आरबीआई के साथ दिक्कत? देखिए, आर्थिक मंदी का तो इस पे कोई असर नहीं है। आर्थिक में इनकी बेसिकली फिजिकल डेफिसिट आ रहा है। अब इनको क्या है, अभी आप ये देखेंगे इतने प्रोजेक्ट ये रोज कहते हैं हमने इतनी सड़कें बना दी, इतना ये कर दिया, अब वहाँ पे इनके काम सब रुक गए हैं, फंड्स इनके पास है नहीं, फिजिकल डेफिसिट रुक नहीं रहा है। अब ये 30,000 करोड़ भी आप डिक्लेयर करे हैं कि हम डिविडेंड इंटरिम ले लेंगे, ये सब उसको मीट आउट करने के लिए है। आप पार्टी को कहते हैं धरना पार्टी कहा जाता है, एलजी घर पे गया, एलजी घर पे आता है, धरना तो अफवाह नहीं है। आज से पहले वो देखिए चोटी काटना कोई कॉज नहीं है, धरना रखना एक कॉज है कि अब हमारी पावर जो विड्रॉ करी है ये दीजिए, पावर भी मत दीजिए, हमारी फाइनेंस 6 महीने पहले वहां बैठाइए मत ना। क्या आपको लगता है आप पार्टी हमारे में रेड दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? इनकम टैक्स पे रेड करी, चीफ मिनिस्टर पे करी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे करी, मिनिस्टर पे करी, क्या निकला? कुछ निकला?
तो हमने तो कहीं अफवाह नहीं फैलाई, हमारे साथ दुख हो रहे। बेसिकली हमारी जो सरकार है, दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी, उनका वो अपना ध्यान बिल्कुल फोकस करके चल रहे हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में कहा। आप देखिए, हमने इनसे बात की, DDA से करी, MCD से करी, भाई आप लाइटें लगाते हो, स्ट्रीट लाइट भी लगाते हो, सब लगाते हो, एरिया रेजिडेंशियल एरिया में भी लगाते हो, लेकिन अभी भी डार्क स्पॉट है काफ़ी, और उस डार्क स्पॉट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह है चेन स्नैचिंग हो रही है और अपराध बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं लगा सकते। और तो मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले आपने देखा 2.5 लाख LED अनाउंस की हैं और उसकी स्कीम बना दी है। वेंडर भी फिक्स कर दिया स्ट्रीट्स के लिए जो करना है, स्ट्रीट जहाँ डार्क स्पॉट है, डार्क स्पॉट्स, जहाँ इन्होंने मना कर दिया हम नहीं लगाएंगे, MCD ने मना कर दिया, DDA ने मना कर दिया, उसमें हमने स्कीम बनाई है। और 4 दिन पहले MLAs को और काउंसलर को बुलाया, उन्होंने कहा भी आप अपने अपने एरिया में आइडेंटिफाई करिए, वो आगे RWA को लेके कॉन्फिडेंस में लीजिए उनको कहाँ डार्क स्पॉट है और वहाँ पे ये लगाइए। और वेंडर 5 साल तक उसके मेंटेनेंस करेगा, फ्यूज होगी और होगी, और उसमें इतना प्रावधान है कि खंबा नहीं लगा सकते हम, तो किसी न किसी मकान के कोने पे वहाँ लगा देंगे, कनेक्शन उससे घर से ले लेंगे और उसका जो बिल आएगा उसको सब्सिडाइज करेंगे, उसकी सब्सिडी उसकी हम देंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम ला रहे हैं। CCTV कैमरे इतने साल बाद जो है फाइल क्लियर करी, पुलिस पहले क्लियर नहीं दे रही थी, फिर LG के यहाँ अटक गई, फाइनली क्लियर होकर आई, तो अब जो है उसको देर लगा रहे, CCTV कैमरा लग रहे सब जगह, सर्वे हो गए कंप्लीट। दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं जी 2020 में, उसके लिए क्या आप पार्टी आपको लगता है कि रिपीट मारेगी या BJP बाजी मार ले जाएगी? हमें तो 67 के पार लग रहा है। पिछली बार भी शायद ऐसे कुछ लगा था आपको? नहीं, पिछले साल हम नहीं लगा था 67, अब क्या लग रहा है? पिछले साल में बताऊँ आपको, जिस दिन काउंटिंग होनी थी उसी दिन में सवेरे सवेरे अरविंद जी के घर पे गया, वहाँ रहते थे वैशाली, तो मैं पहुंचा ऊपर, तो नीचे बाहर TV वाले खड़े थे, किसी को जाने नहीं दे रहे थे। मैं गया तो इनकी मिसेज कह रही सो रहे हैं, बुखार है इनको, तो चाय वाय बनाई, फादर साहब बैठ गए, मदर साहब बैठ के डिस्कशन हो रहा था। इतने में अरविंद जी भी उठ के आ गए बाहर, तो बुखार था, ऐसे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जी मैं बाहर जा रहा हूँ, तो TV वाले पूछेंगे भी क्या पोजीशन है, क्या काउंटिंग का है, कि मैं तो मैंने कहा कोई 55 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, तो आपका क्या विचार है? कहते मैं तो इससे ऊपर सोच रहा हूँ। तो मैं भी नीचे आया, तो TV वाले ने पूछा भी अरविंद जी मिले थे? मैंने कहा बुखार है उनको। 2 मिनट के लिए मेरी मुलाकात हुई, तो क्या सोच रहे हैं, 60 सीट आ जाएगी, 55 आ जाएंगी? मैं कहा बियॉन्ड दैट, मैंने एक ही वर्ड लगाया, बियॉन्ड दैट, और वो कहीं न कहीं हो गया। मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था इतनी आ जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे ज़्यादा आएंगे। तो अभी जो है दिल्ली में सिर्फ एक वर्ग के लिए काम किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो निचला वर्ग है दिल्ली का, सारी स्कीम निचले वर्ग के लिए लाई जा रही है क्योंकि वो एक्चुअल वोटर है। क्या दिल्ली में और लोग नहीं रहते? देखिए कोई सुविधाएं नहीं? हाँ, उसका भी बता देता हूँ। ये जो CCTV कैमरा लग रहे हैं, ये गरीब कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी में, बिजली का बिल आपने गरीब लोगों को वो भी बता, पानी का बिल आप वो सिस्टम के पास रखते हैं। हाँ, वो भी बता रहा हूँ मैं, वो भी बता रहा हूँ। देखिए अभी जो है जितने बिजली के रेट हैं, शीला जी के टाइम में हर साल बढ़ते थे, आप चार्ट उठा के देख लीजिए, हमारा 5 साल में 1 पैसे का रेट नहीं बढ़ा है, आप देख लें। और फिर इंडिया में कंपैरिजन कर लें, इसका बेनिफिट किसको जा रहा है? दिल्ली के हर एक आदमी को जा रहा है। वो अलग है, फ्री दे रहे हैं, उस टाइम दिया, और गरीब आदमी का राइट है। दूसरी स्टेट्स जो है 2-2 रुपये किलो चावल बांटती है, कोई TV बांट देते हैं, कोई कैमरे बांट देते हैं, कोई साइकिल बांट देते हैं। अखिलेश जो थे उसकी सरकार में, उन्होंने जो है लैपटॉप बांट दिए थे। तो ये नहीं है, लेकिन एक परमानेंट हम दे रहे हैं, हम कैश नहीं दे रहे किसी को। हमने एक स्कीम बनाई, जैसे अब इन्होंने किसान के लिए 2-2 हज़ार रुपये महीने के दिए, तो मैं कई बार मजाक करता हूँ, 2 हज़ार रुपये खाते में गया, लड़का आएगा कि बापू 100 रुपये दिए, पोहा खरीद के लाना है, तो वो एक अलग सिचुएशन आती है, कैश का पता ही नहीं लगता कहाँ गया क्या रहा। और इसमें क्या है, हम डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं उसको, उसकी गृहिणी का जो है बजट जो है उसमें जाके फिट बैठता है वो, और उसको लाभ मिलता है उस चीज़ का। और हम फिर एक चीज़ है, क्यों दे रहे हैं, अब इनकी तरह डेफिसिट महिलाओं के लिए टूर हाँ वो बता रहा हूँ, उसकी सारी उसकी आपको मतलब जो है बजट सिस्टम भी समझा देता हूँ उसको। हम कोई भी चीज़ करते हैं उससे पहले देखते हैं कि हमारी जेब में पैसा है कि नहीं है, हमारा फिजिकल डेफिसिट नहीं होता। पिछले 5 साल का आप बजट उठा के देख लिए, हर बार हमारा सरप्लस गया है और हर बार हमारी कलेक्शन बढ़ी है। अब आप कह रहे बेनिफिट नहीं मिलता, बिजनेसमैन को कितना बेनिफिट है? 5 साल में एक भी इंस्पेक्टर, कहीं मार्केट में कोई नहीं करता, एक भी इंस्पेक्टर गया होगा, तो हरेसमेंट किसकी बची है? बिजनेसमैन की बची है।
नरेंद्र गुप्ता जी, थोड़ा समय कमी है, आप हमारे शो में आए, खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने खुल के सारी चीजें रखी, सारे अर्थव्यवस्था के बारे में आपने बताया हमारे पर। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने मेरे से फिर किस दिन दोबारा चर्चा आपसे लंबी अर्थव्यवस्था के लिए करेंगे हम। अवसर दिया आपने मेरे को इस चीज़ का, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पीड़ा है, मैं आपको आरामती बताएं, मेरे अंदर बहुत पीड़ा है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत।